जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वेल किस फॉर लाइफ। माय नेम इज सिद्धार्थ मिश्रा। एस्पिरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी क्योंकि वीडियो बहुत लेट आ रही है, बट बिकॉज ऑफ टाइम इशू मैं वीडियोस टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट फ्रॉम टुडे मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं आपको एसएसबी का हर एक प्रोसीजर फ्रॉम प्रिंट टू पैरामाउंट और आपके हर एक कमेंट्स और एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू नो मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। Aspirants, in this video, I am going to talk about my SSB experiences. Aspirants, as you all know that I am a 3 times recommended guy, it means I gave SSB medical 3 times. And aspirants, I think that I am enough experienced to answer all your questions related to medical experience or SSB. So it's your duty guys to subscribe my channel. लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। Aspirants, I want to take my YouTube channel at that level कि आपको कोई भी इशू हो SSB और मेडिकल से रिलेटेड, आपको हर तरीके की वीडियोस इसी चैनल में मिल जाए। यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। एस्पिरेंट्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आपसे 1A FSB देहरादून का SSB मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एज यू ऑल नो, सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, सब कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट द मेडिकल इज़ द ओनली प्रोसीजर जहाँ पे कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है। एवरीथिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से मेडिकल करा के जा सकते हो या प्रिपेयर होके जा सकते हो। बट स्टिल गाइज, मेरी बात अगर आप मानो, बाहर की मेडिकल 1% भी बेनिफिट नहीं देते हैं आपको, क्योंकि वहाँ पे क्या चेकअप होता है, कौन कौन से इश्यूज़ निकाल के देते हैं, भाई कोई भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं पता है आपको। एस्पिरेंट्स, अगर मैं अपना 1A FSB देहरादून का मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा 4 डे का मेडिकल चला था। किसी किसी के 5 डेज़ और 6 डेज़ भी जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपका सेंटर कहाँ पे है और एट दैट टाइम एट मेडिकल टाइम्स कुछ इश्यूज़ तो नहीं आए हैं। एस्पिरेंट्स, मैंने आपसे कॉन्फ्रेंस तक का सारा डेटा शेयर कर रखा हुआ है, बट आफ्टर कॉन्फ्रेंस जैसे ही आप रिकमेंड हो जाते हो, आपसे बहुत सारे फॉर्म्स भरवाए जाते हैं। बहुत सारे मतलब हो सकता है आपका पूरा दिन चला जाता है उन फॉर्म्स को भरने के लिए। पूरे दिन साइन करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है। मेडिकल के डे 1 पे मुझसे कुछ फॉर्म्स भरवाए गए थे, जिसमें हमारे यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के फॉर्म भराए गए थे, और आफ्टर दैट फॉर्म हम लोग को अपना यूरिन और ब्लड का सैंपल जमा करना था। फर्स्ट डे में एस्पिरेंट्स हमारे यूरिन टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, आई चेकअप हुआ था और एक्सरे हुआ था। एस्पिरेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट, इसमें आपको अपना यूरिन का सैंपल जमा करना होता है, नथिंग एल्स। ब्लड टेस्ट में आपको हॉस्पिटल जाना है, आपका ब्लड का सैंपल ले लिया जाएगा, रेस्ट सब उन पर डिपेंड करता है, वो अपना चेक कर लेंगे, बाद में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा आपकी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के डे कि क्या आपका मेडिकल टेस्ट आया है, क्या आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट आया है। आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर यूरिन और ब्लड टेस्ट हमारा आई विज़न टेस्ट हुआ था। आई विज़न बहुत लड़कों की क्वेरीज होती है और मैं बहुत चीज़ें इसमें सॉल्व करूँगा आपकी। आई टेस्ट में एस्पिरेंट्स आपको हॉस्पिटल जाना है, पूरा दिन लग जाता है आई टेस्ट में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका सिंपल विज़न टेस्ट किया जाएगा, जो कि 20 फीट पे होता है। 20 फीट पे एस्पिरेंट्स एक चार्ट होता है, कभी कभी एलईडी में भी टेस्ट कराते हैं, जिसमें आपको 20 फीट की दूरी से वो 6x6 का विज़न पढ़ना होता है। 6x6 मैंडेटरी नहीं है। आई विज़न टेस्ट, सबसे पहले आपका आई विज़न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपसे कुछ पेजेस पढ़वाए जाएंगे। आप जानते हो वो हल्के से ब्लर्ड होंगे और कलरफुल कंटेंट होगा। उसमें सिर्फ आपका चेक करना होता है कि आप क्लियर देख पा रहे हो। अगर वो येलो कलर है तो आपको येलो कलर समझ में आ रहा है, रेड कलर अगर हाईलाइटेड है तो आपको रेड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका कलर टेस्ट होता है, आप जानते हो ये बात। कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं आपकी आइज़ में, जिससे आपकी विज़न बिल्कुल लो हो जाता है। छोटी से छोटी लाइट आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है और आपको बहुत परेशानी होती है, जिससे बोला जाता है शायद आपकी जो कॉर्निया होती है वो ठीक होके ऊपर उठाती है। जो टेस्ट उनको करने होते हैं उसके लिए वो उनको मदद करती है। और उन ड्रॉप्स के बाद आपको विज़न का बहुत इशू होता है। छोटी से छोटी लाइट आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। सो आफ्टर आई टेस्ट पूरे दिन बहुत ही रेयर चांस है कि कोई और टेस्ट होता है। बट हमारा आई विज़न टेस्ट बहुत ही अर्ली टाइम पे हो गया था और हम लोग के पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो हम लोग को आफ्टर लंच इट मीन्स 3 to 4 आवर्स का ब्रेक दिया था। हमारा 12 o'clock के आसपास आई विज़न टेस्ट हो गया था। देन 4 o'clock पे हमारा एक्सरे कराया गया था, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आप
लोअर पहने होते हो, अपर बॉडी पे कुछ भी नहीं पहने होते हो, और आपको एक मशीन के सामने खड़ा कर दिया जाता है। और वो फिर आप जानते हो चेस्ट एक्सरे अगर आपने दिया है तो आप जानते हो उसमें सिर्फ आपका चेस्ट देखा जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका चेस्ट अप डाउन तो नहीं है, सेकंड आपका जो रिब केज है इसमें कोई इशू तो नहीं है, और बाकी जो भी उनको देखना होता है वो उस चेस्ट एक्सरे से समझ में आ जाता है। आपकी अपर बॉडी पे जितना भी प्रॉब्लम होता है या कोई इशू है या नहीं है वो चेस्ट एक्सरे से उनको क्लियर हो जाता है। उसके बाद एस्पिरेंट्स अल्ट्रासाउंड होना था, बट बिकॉज ऑफ टाइम इशू हम लोग का अल्ट्रासाउंड नहीं कराया गया और वो डे 2 पे हेल्ड हुआ था। डे 1 पे सिर्फ आई टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ और अब एक्सरे हुआ था। आफ्टर दैट हम लोग बस पे बैठ के वापस अपने के रूम पे आ गए और डे 1 का प्रोसीजर यहीं पे ख़त्म हो गया था। इफ वी टॉक अबाउट डे 2 प्रोसीजर, तो अल्ट्रासाउंड हमारा जो डे 1 पे हुआ था तो वो डे 1 पे नहीं हो पाया था, तो उसको डे 2 पे कराया गया था। अल्ट्रासाउंड में एस्पिरेंट्स आपको बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस जब तक आप फट नहीं जाओ तब तक पानी पीना होता है। आपकी स्टोन्स चेक करनी होती हैं, पैंक्रियास चेक करना होता है, ये सब चेक करने के लिए पानी अनलिमिटेड एक्सेस में वो कहते हैं जितना आप पी सकते हो उतना पानी पियो, आपका पेट बिल्कुल फूल जाना चाहिए, तो आप परेशान हो जाओगे, बट वो तब तक पानी पीना पड़ेगा आपको। अल्ट्रासाउंड चेकअप मेरे को नहीं लगता किसी को पीआर या टीआर उसमें मिला था, बहुत ही नॉर्मल चेकअप होता है। अगर पीआर और टीआर किसी भी चीज़ में मिलता है तो मोस्टली चीज़ हो गई आपका आई विज़न। अगर डे 1 पे मैं बात करता हूँ, डे 1 पे आई विज़न टेस्ट ऐसा होता है जिसमें चांसेस होते हैं परमानेंट रिजेक्शन और टेम्परेरी रिजेक्शन के। बाकी डे 1 पे ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिसमें आपको कोई रिजेक्शन मिलता है। डे 2 पे अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें पानी पिला के आपकी स्टोन चेक की जाती है। अगर आपके स्टोन का इशू है या बाहर दिखा सकते हो, अगर आपके स्टोन का इशू है तो वहाँ पे आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिलेगा, टीआर मिलेगा, और पीआर मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो क्या लेवल है उनका चेक करने का स्टोन का या जो भी है, बट हाँ अगर स्टोन है तो टीआर तो मिलेगा। उसके बाद हमारा डेंटल चेकअप हुआ था। डेंटल में बहुत ही नॉर्मल चेकअप होता है। जो लोग डेंटल के डरते हैं मैं उनको बताना चाहूँगा डेंटल के लिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 32 टीथ्स होते हैं, 28 से 30 दांत भी अगर आपके होते हैं तो आप फिट हो, कोई इशू नहीं है। अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं फिर भी फिट हो। कुछ लोग बोलते हैं सर कीड़े लगे हुए हैं दांत में, भाई कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेरे फ्रेंड्स जो साथ में रिकमेंड हुए थे उनके भी दांत में इशू था, किसी के दांत टेढ़े थे, किसी एक के 29 टीथ्स थे, बट वो फिट हुए। कोई पीआर और टीआर का इशू टीथ्स में नहीं है, सो डेंटल के लिए कोई प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। डे 2 में सिर्फ हमारे 2 चेकअप हुए थे और दोनों ही बहुत ईजी हैं, कोई पीआर और टीआर किसी को भी नहीं मिला था डे 2 पे। देन इफ़ यू टॉक अबाउट आर डे 3 प्रोसीजर जिसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए थे, तो डे 3 में हमारा सबसे पहले टेस्ट हुआ था ENT का, ईयर नोज़ एंड थ्रोट, ENT। एस्पिरेंट्स ईयर, इफ़ यू टॉक अबाउट ईयर्स, वैक्स सब लोग बोलते हैं, वैक्स का कोई इशू नहीं है। अगर होती भी है ना वो नहीं देते हैं टीआर, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। अगर आपके वैक्स है और वो टीआर देते हैं, आप दोबारा फिर आओगे रिपोर्ट करोगे, उन्हीं का टाइम तो बर्बाद हो रहा है। वो जानते हैं बाहर जाकर का वैक्स अपने क्लियर करा लेगा, वैक्स का कोई इशू नहीं है। ईयर में जो साउंड का होता है चेकअप होता है कि आपकी एक उनके पास एक दफ्ती टाइप की होती है, वो कान पे यूँ लगाते हैं एक तरफ और बाहर से कुछ यूँ उंगली और पेन साइड सा होता है उसको घुमाते हैं, जिससे आपके एक ईयर में डिस्टर्बेंस पैदा होता है। और सेकंड पीछे साइड पे एक डॉक्टर खड़ा होता है, वो आपको कुछ नंबर्स प्रोनाउंस करेगा जो आपको अपने दूसरे ईयर से सुनने होते हैं। नंबर्स हो सकता है कुछ नंबर्स प्रोनाउंस करते हैं, जैसे नंबर की जो वॉल्यूम होती है वो तेज़ी से डाउन होती चली जाती है। मीन्स अगर सबसे पहले बोलेंगे 78, देन 69, 54, 23, 11, ऐसे करके स्पीड डाउन होती जाएगी। जो सबसे पहले मेरे से पूछते हैं उन्होंने मुझे पूछा सिद्धांत हाउ आर यू, उनका पीछे से क्वेश्चन था, क्वेश्चन इन द सेंस बोल सकते हो वो मजाक कर रहे थे। उन्होंने बोला सिद्धांत हाउ आर यू, मैं आई एम फाइन सर, फॉर डन। उसके बाद फिर नंबर शुरू हुए थे। पहले बोर्ड लगा के इस ईयर का चेकअप हुआ था, देन इधर बोर्ड लगाया था तो इधर से चेकअप हुआ था। इसमें इशू नहीं है, बहुत सारे नंबर प्रोनाउंस करते हैं, हो सकता है कुछ अल्फ़ाबेट से प्रोनाउंस करें। 2-3 अगर नहीं आप बता पा रहे हो या 2-3 में इशू आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। 2-3-4 2 मैं भी नहीं बता पाया था, बहुत एट लास्ट में वो तब तक बोलते हैं जब तक आपको सुनाई देना बिल्कुल बंद ना हो जाए। तो 1-2 लास्ट के इशू हुए थे, बट उसमें से मेरे को कोई पीआर या टीआर नहीं मिला है। तो ईयर में प्रॉब्लम नहीं होती है, नोज़ ENT नोज़ में प्रॉब्लम होती है। मोस्ट इशू नोज़ में होते हैं जो कि है DNS का। नोज़ में देखिए मैं एक बात क्लियर करता हूँ, अगर डॉक्टर आपको दूर से चेक कर रहा है, दूर इन द सेंस बहुत ज़्यादा आपको टच नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है, इट मीन्स यू आर फिट। बट अगर वो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं या बहुत मशीनरी चेकिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कुछ इशू है।
नोज़ में बात करें तो नोज़ में वो नाक उठा के आपकी हड्डी देखेंगे, खाली डीएनएस का प्रॉब्लम देखते हैं, हो गया। अगर आप फिट हो फाइन, अगर उनको कुछ इशू लगता है फिर वो कुछ मशीन सी होती है, रॉड से होती है, वो नाक में लगा के फिर वो चेक करते हैं, और जब वो रॉड लगाते हैं ऑलमोस्ट इश्यूज़ आते हैं। डीएनएस फिर मिलता है, बहुत लड़कों को डीएनएस मिला था। डीएनएस का इशू बहुत ही कॉमन है और सर्जिकल पॉइंट है, इसमें आप सर्जरी करा के सही हो सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बट जब वहाँ पे टीआर या पीआर, टीआर मिलता है टेम्परेरी रिजेक्शन, पीआर नहीं मिलता है, तब थोड़ा ख़राब लगता है। बट आप मेडिकल करा के, सॉरी सर्जरी करा के आप सही कर सकते हो। थ्रोट चेकअप में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो मुंह खुलवा के चेक करते हैं और बाहरी से चेकअप होता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर किसी को अंदर से कुछ दाने होते हैं या प्रॉब्लम होती है तो शायद इशू आएगा, टीआर मिलेगा, पीआर उसमें भी नहीं मिलता है। फ्रेंड्स पीआर बहुत ही ज़्यादा इशू होता है। देखिए पीआर मिलता है कलर ब्लाइंडनेस पे, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है 100% पीआर मिलेगा, क्योंकि वो विद सर्जरी भी सही नहीं होता है और उसमें कोई उसका 100% क्योर नहीं है कोई। और फ्रेंड्स डे 3 पे हमारा मेडिकल हुआ था। मेडिकल इन द सेंस जो कॉमन मेडिकल होता है, मैं बताता हूँ कैसे। एक हम लोग का ईएनटी चेकअप हुआ, सेकंड हम लोग का बॉडी चेकअप हुआ था, जिसमें आपको अपने हैंड स्ट्रेट करके और सीधे चलना होता है। आप सिर्फ अंडरवियर में होते हो या एक शॉर्ट्स पहने होगे, बस आपको अपने हैंड स्ट्रेट करने होते हैं और सामने 10-15 फीट या 10-15 मीटर तक आपको जाना होता है। डॉक्टर आपके सामने होता है, वो एक्सटर्नली चेक कर रहा होता है कि आपको कुछ इश्यूज़ या कुछ डिफेक्ट कुछ तो नहीं दिख रहा है। जैसे जब आप ऊपर कुछ नहीं पहने होते हो तो आपका शोल्डर की अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, अप डाउन है शोल्डर दिख जाएगा, चेस्ट अगर अप डाउन है दिख जाएगा, नॉक नी है वो दिख जाएगी, वो नॉक नी भी चेक होता है बट वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। तो बॉडी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कोई नहीं है, इस वजह से वो चेकअप होता है, बहुत ही नॉर्मल है और जल्दी नहीं मिलता। अगर आपको शोल्डर डिफॉर्मिटी है, शोल्डर इशू है, तो वहाँ पर वो पकड़ जाएगा। उसके बाद हमारा बीपी चेकअप होता है, ब्लड प्रेशर, हाइट चेक होगा, वेट चेक होगा और बॉडी मास इंडेक्स चेक होगा। हाइट और वेट का एक प्रपोर्शन होता है, आप जानते हो, मैं इसमें चार्ट अभी लगा दूंगा, आप देख लेना। हाइट और वेट का प्रपोर्शन आपको मेंटेन करके जाना होगा, अदरवाइज टीआर मिलेगा, टेम्परेरी रिजेक्शन मिलेगा। मुझको भी मिला है, सेकेंड अटेम्प्ट में मिला था। टीआर का इशू होगा। हाइट और वेट बहुत ही ईजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी नहीं देते हैं वो, बट आपका जैसे अगर आपका मैक्स देखिए 10% अप डाउन चलता है, इट मीन्स अगर आपका 66 kg, मैं बोलता हूँ एज एन एग्जांपल कि आपको 66 kg तक अलाउड है, इट मीन्स 10% ऊपर आप जा सकते हो, इट मीन्स 6 किलो 600 ग्राम ऊपर आप जा सकते हो। 72 kg 600 ग्राम्स तक आप फिट हो। लेकिन अगर उसके ऊपर जाते हो देखो 73 तक भी है, कोई इशू नहीं। अगर आप 76, 77 या 78 हो तो प्रॉब्लम है, टीआर मिलेगा, आप फिट हो के आओ और चेकअप कराओ, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। डे 3 में फ्रेंड्स हम लोग कितने चेकअप हुए थे और बहुत ही नॉर्मल है, डरने की बात नहीं यार। देखो डरने, अगर आपको किसी चीज़ से सच में डरना है तो आप एसएसबी की प्रिपरेशन करो, ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट आई एम श्योर यू गाइज आर फिट, सो डोंट टेक टेंशन। नाउ कमिंग ऑन टू आवर लास्ट डे, आवर डे 4, फ्रेंड दैट्स आवर सर्जिकल डे। सर्जिकल डे इट मीन्स यू हैव टू बी नेक्ड, समझ रहे हो, ये इसी का इंतज़ार कर रहे थे। यू हैव टू बी नेक्ड, जिसमें आपके बॉडी चेकअप होते हैं, आपका टेस्टिकल चेक होगा, हाइड्रोसिल चेकअप होगा, डे 4 पे होता है, और पाइल्स चेकअप होगा, तो वो नॉर्मल है और वो सिंगल एस्पिरेंट्स को बुला के रूम में चेकअप किया जाता है। उसके बाद एस्पिरेंट्स हमारा नॉकनी टेस्ट होगा। नॉकनी पे आपको बैठा के पैर स्ट्रेट करके भी वो चेक करते हैं, और कभी कभी स्ट्रेट आपको खड़ा होना पड़ेगा और अपना हाथ उसके बीच से निकाल के नॉकनी चेक करेंगे। तो नॉकनी का क्योर है, नॉकनी की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आप करके उसको क्योर कर सकते हो। मुझे भी स्टार्टिंग में नॉकनी की प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने एक्सरसाइज करके नॉकनी क्योर कर लिया है। आपका एंगल चेकअप होगा, हैंड का एंगल चेकअप होगा कि आपका हैंड ज़्यादा आउटसाइड तो नहीं है और ज़्यादा इनसाइड तो नहीं है, मतलब एक एंगल होता है, आई एम नॉट श्योर बट शायद 15 डिग्री तक क्लियर होता है कि 15 डिग्री तक अगर आपका हैंड है एंगल तो फाइन, अगर उसके ऊपर जा रहा है या उससे कम है तो प्रॉब्लम है और ये टीआर बन जाता है। टीआर तो बनेगा ही, बट ये परमानेंट रिजेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि ये जल्दी क्योर नहीं होता है और सर्जरी होती है, बट सर्जरी का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि तुरंत सर्जरी करा के आप 1 महीने बाद फिट हो जाओगे और आप रिकमेंड मेडिकली फिट कर दी जाओगे, सो आई डोंट थिंक सो गाइज, क्योंकि इसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। बाकी छोटे जो हाइड्रोसिल हो गया और जो छोटे आपके इश्यूज़ होते हैं, जो सर्जिकल पॉइंट्स होते हैं, वो आराम से क्लियर हो जाते हैं, उनको 1-2 महीने में लगता है क्योर होने में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, बट इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप ये चेकअप करा के जाओ, और अगर इशू है तो आज से उसको क्योर करने की कोशिश करो। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ है दुनिया में जो क्योर नहीं हो सकती है।
और एस्पिरेंट्स काफ, पैर के पीछे साइड का जो आपका हिस्सा होता है काफ में नसें नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपके काफ में नसें दिख रही हैं, जाल सा बना हुआ है, वो प्रॉब्लम है और वो पीआर हो जाता है। क्योंकि अगर उसके किसी के नसों का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको रनिंग में प्रॉब्लम होगी। जब वहाँ पे आप जानते हो ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा रनिंग होती है और फिर वो नसें सूजेंगी तो इशू आएगा। वो पहले तो टीआर बनेगा, टेम्परेरी रिजेक्शन, बट पीआर भी बन सकता है। बहुत चांसेस है कि वो परमानेंट रिजेक्शन बन जाएगा। तो आप चेक कर लो आपकी काफ में नसें तो नहीं दिखती हैं। बाकी एस्पिरेंट्स आपका स्किन प्रॉब्लम जितनी होंगी, क्योंकि आप नेक्ड होगे तो जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स होंगी आपकी बॉडी में, जैसे सफ़ेद दाग वाग हो जाते हैं, या देखिए सफ़ेद दाग छोटे मोटे हैं तो कोई इशू नहीं है। देखिए दाग या कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स तब तक इशू नहीं है जब तक वो आपको अफेक्ट नहीं कर रही हैं। अगर वो आपको अफेक्ट कर रही हैं तो वो इशू है। अफेक्ट नहीं कर रही हैं तो कोई मतलब नहीं। आप बर्थ मार्क है भाई, ब्लैक स्पॉट अगर बर्थ मार्क है तो उसमें कोई इशू नहीं है, चाहे जितना बड़ा बर्थ मार्क हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बर्थ मार्क है, वो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। अगर जो चीज़ कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं दे रही है उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। एस्पिरेंट्स आपका मेडिकल प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। एस्पिरेंट्स अब सबसे ज़्यादा इशू लड़कों का रहता है, सर आई प्रॉब्लम है, लेसिक करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। लेसिक लेज़र सर्जरी, बहुत से नेम है इसकी। लेसिक सर्जरी में एनडीए में आप एप्लीकेबल नहीं होगे। एनडीए में लेसिक सर्जरी अलाउड नहीं है। एस्पिरेंट मैं 1 AFSB देहरादून, जो मैं अपना फर्स्ट टाइम मेडिकल एक्सपीरियंस था, मेरा मेडिकल था, उसमें मैं मेडिकली रिकमेंड था, बट मैं फाइनल मेरिट से आउट हो गया था। बट एस्पिरेंट्स इन माई सेकेंड मेडिकल और थर्ड मेडिकल बोथ द टाइम मेरे साथ आई का इशू आया था। मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि जो उनकी लिमिट है उसको मैं एक्सीड कर चुका था। दैट्स वाई मैं बोथ टाइम्स रिजेक्ट हुआ हूँ मेडिकल्स में। सिर्फ आई का एक बैरियर था जो बोथ द टाइम्स मेरे सामने आया है, अदरवाइज़ आज मैं ट्रेनिंग कर रहा होता। बट कोई बात नहीं, अभी बहुत अटेम्प्ट्स हैं और बहुत प्रिपरेशन मेरी ऑन है। एस्पिरेंट्स लेसिक सर्जरी करा सकते हो, एनडीए में एप्लीकेबल नहीं हो, सीडीएस एफ कैट के लिए हो, एज आपकी आफ्टर 20 होनी चाहिए, 20+ होनी चाहिए। लेसिक कभी भी कराई हो आफ्टर 20। मेडिकल जो आपका एसएसबी का होगा तो आपका एटलीस्ट 6 मंथ्स और कम से कम, और अगर 1 साल हो जाता तो बहुत अच्छा है। देखिए एटलीस्ट 6 मंथ्स ठीक है, 8-10 महीने भी होते चलेगा, बट अगर 1 साल हो गया है, अनडाउटेबल कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। बट फॉर फ्लाइंग ब्रांच यू आर रिजेक्टेड फॉर ऑलवेज आप रिजेक्टेड रहोगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 4 दिन का मेडिकल एक्सपीरियंस था मेरा। 5वें दिन हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेडिकल कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा डरावनी होती है। अगर आप रियली सोचते हो कि एसएसबी की डे 5 की कॉन्फ्रेंस खतरनाक होती है तो नहीं ब्रो, मेडिकल की होती है। कॉन्फ्रेंस डे पे हमारा मेडिकल्स बैरियर जो होते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं, सब बताए जाते हैं। एज आई टोल्ड यू, मैं फर्स्ट टाइम पे मेडिकल मेरा क्लियर था, सेकेंड और थर्ड टाइम पे मेरे साथ आई का इशू था। तो वो बताते हैं कि आप अपील कर सकते हो, कुछ चार्ज आपका लिया जाता है, आप अपील कर सकते हो, और आपको कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं। आपको चूज़ करना होता है एस्पिरेंट कि कहाँ पे आप जाना चाहोगे। जो आप मेडिकल बोर्ड दोबारा जब आप मेडिकल देने जाओगे तब आपका, हाँ एक चीज़ और क्लियर कर दो, जब आप दोबारा मेडिकल देने जाओगे तो जो इशू था आपका, जिस चीज़ में आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिला था, टीआर मिला था, सिर्फ वही चीज़ चेक की जाएगी, पूरा मेडिकल नहीं होगा। और वो टीआर आपको फिल करना है कि आपके घर के नियरेस्ट जो आपका मेडिकल बोर्ड है आप वहाँ जा सकते हो। जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ तो मैंने लखनऊ चूज़ किया था, लखनऊ मेडिकल बोर्ड है और वहाँ मेडिकल होता है, और मेरा बोर्ड द टाइम वहीं पे हुआ था, बट मैं रिजेक्ट हो गया था क्योंकि आई का विज़न बहुत ख़राब था और किस्मत और ज़्यादा ख़राब थी। तो एस्पिरेंट्स मैंने अपना मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। स्टिल यू गाइज हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट डाउन, मैं आंसर कर दूंगा। मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इशू हो मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, इज एसएसबी अ गोल्डन चांस फॉर फ्रेशर्स। बहुत ज़्यादा तकलीफ है लड़कों को। आई विल क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज एसएसबी अ गोल्डन चांस फॉर फ्रेशर्स और नॉट। सो इट्स योर ड्यूटी टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।